साल 1975 में देश में लगी आपातकाल को भले ही 49 साल बीत गए हों, लेकिन आज भी उसकी यादें लोगों के जहन में ताज़ा हैं। हमारे साथ बातचीत करने के मौजूद हैं उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट, जिनसे बात करेंगे, जो उस दौरान एक बड़ी भूमिका में भी थे। सर, आपातकाल की अगर हम बात करें तो आप उस दौरान राजनीति में सक्रिय थे, एक आंदोलनकारी के रूप में भी थे। क्या नज़ारा था उस समय, और सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आखिर वजह क्या थी आपातकाल लगाने की? आपातकाल को बीजेपी जिस तरह से पार्लियामेंट में लेकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है, अपनी समस्याओं से लोगों का ध्यान बटाना चाह रही है। मैं बीजेपी के लोगों से, विद्वान लोगों से दो बात पूछना चाहता हूं कि जेपी महोदय के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, खूब उग्र आंदोलन हुआ, लोग सड़कों पर थे हजारों की संख्या में। आंदोलन से इतनी गलतफहमी जेपी और दूसरे लोगों को हो गई, उन्होंने देश की स्मिता से, देश की एकता से, देश की संप्रभुता को चुनौती देने का काम कर दिया। क्या किया? इतनी गलतफहमी पैदा हो कि पहले पुलिस को कहा हथियार डाल दो, आंदोलन में सम्मिलित हो जाओ। और उससे गंभीर बात जिस बात पर लोग नहीं कहते हैं कि देश की आर्मी को कह दिया गया कि तुम आंदोलन में सम्मिलित हो जाओ, सरकार का कहना मत मानो। इससे बड़ी गद्दारी हो नहीं सकती कभी इतिहास में। लोग उस इतिहास के काले पन्नों को नहीं देख रहे। क्यों इमरजेंसी लगाई थी? इमरजेंसी आंदोलन की वजह से लगी थी, वो अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, ठीक है, चल रहा था आंदोलन। जब जेपी जैसे नेता गलत फहमी में ये कॉल दे दे कि मेरे कहने से हथियार आर्मी डाल देगी, पुलिस डाल देगी, अराजकता हो जाएगी, देश की एकता अखंडता को खतरा में डालने का काम किया, उस बात का क्या जवाब है? इसलिए इमरजेंसी लगानी पड़ी। जो संविधान में व्यवस्था है, संविधान में व्यवस्था इमरजेंसी किन हालात में लगेगी, उसमें लगाई गई, वो मजबूरी थी। इमरजेंसी हम भी नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता। इमरजेंसी में क्या हुआ? अधिकारी ड्यूटी पर थे, पुलिस ने रिश्वत लेना बंद कर दिया, लोग टाइम पर काम पर जा रहे थे, व्यापारियों ने बिल्कुल जो मूल्य निर्धारित होते थे ब्लैक मार्केटिंग बंद कर दी, समय पर सारे काम हो रहे थे, अनुशासन हो रहा था, पुलिस ने रिश्वत लेनी छोड़ दी थी, डॉक्टर टाइम पर, अस्पताल टाइम पर, एक अनुशासन देश में आया था। उस पहलू को क्या हम भूल जाएंगे? ये जरूर था कि लोग आंदोलन सड़कों पे नहीं आएंगे, धरने प्रदर्शन आंदोलन, वो एक सीमा थी। वो इसलिए की गई कि जब मिलिट्री को चुनौती दी गई कि आप आर्मी अपना काम छोड़ करके देश की एकता अखंडता खतरा, देखो ना कितनी गलत कॉल दे दी। लोग उस बिंदु पर क्यों नहीं जा रहे? लोग दूसरी बात तो देख रहे कि जयप्रकाश जी को, साथियों को ये गलत फहमी हो कि हम जो चाहे हिंदुस्तान के टुकड़े करवा दें, हिंदुस्तान को तोड़ मरोड़ देंगे, इसलिए मिलिट्री और आर्मी को उन्होंने और पुलिस को कह दिया हथियार डाल दो और आंदोलन में सम्मिलित हो जाओ। कौन बर्दाश्त करेगा? आखिर जो गद्दी बैठा होगा, इंदिरा जी थी तो देश उनके लिए पहले है, संविधान पहले है। संविधान में व्यवस्था इमरजेंसी किन हालात में लगेगी, उन हालात में इमरजेंसी देश को बचाने के लगी, वरना देश के टुकड़े हो जाते, पाकिस्तान अटैक कर देता, उधर से चारों तरफ से हो जाता, क्या करते आप? उसका कोई जवाब नहीं है। देश की सुरक्षा के लिए क्या, देश की एकता के लिए क्या, देश की अखंडता के लिए क्या, देश के संविधान में जो व्यवस्था दी गई उसके अनुरूप जब आर्मी को आपने कॉल कर दिया हड़ताल के लिए, धरने प्रदर्शन के लिए, तो फिर तो बचा कुछ नहीं। सर, उसमें का नज़ारा क्या था? क्योंकि तमाम लोगों को जेल में भी डाले गए, लोगों को जेल मतलब इस तरह से ठूसे गए, और तमाम खाने पीने की दिक्कतें, भुखमरी के कगार पे तमाम लोग आ गए थे। इसको किस तरह देखें? नहीं, लोग वो उसमें आंदोलन में निश्चित रूप से गिरफ्तारियां हुई, आंदोलनकारी जेलों में गए, विपक्षी पार्टी नेता ने आंदोलन किया, गिरफ्तारी में गए, देश में कहीं अनुशासन लाना था। लेकिन दूसरा पहलू भी उसमें सोचो, कई लोगों को परेशानी हुई। दूसरा पहलू सोचा ना, टाइम पर दफ्तर खुल रहे थे, टाइम पर बसें चल रही थी, टाइम पर ट्रेन चल रहे थे, फ्लाइट सेवाएं टाइम पर चल रही थी, कारखाने में उत्पादन हो रहा था, लाला व्यापारी, कमीशन खोरी और ब्लैक मार्केटर सब खत्म हो गया था, गुंडे बदमाश सब छोड़ के भाग गए थे या जेलों में थे। एक शांति का वातावरण था, कहीं किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। एक तरह से दूसरे पहलू वो कहें तो राम राजनीति यही तो था कि हमें भाषण देने की, गाली गलौज करने की, आंदोलन करने की छूट नहीं थी, यही तो था उसमें पहलू। लेकिन उस बात को देखो ना कि वो जब क्लाइमेक्स होगा, रोज देश में जगह जगह आंदोलन, रोज धरने प्रदर्शन चल रहे थे, कामकाज सारा प्रभावित हो गया था, स्कूल बंद हो गए, अस्पताल बंद हो गए, कारखाने कंपनियां बंद हो रही, कब तक चलेगा? और बढ़ते बढ़ते जयप्रकाश जी के साथियों ने, जयप्रकाश जी ने वो जो मैंने जैसा कहा वो कॉल दी, वो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण थी, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर ये लोग भी कुर्सी पर बैठे होते तो ये भी कहते नहीं, ये देश के संविधान से, देश के साथ खिलवाड़, देश की एकता से खिलवाड़ है। कि आपने आर्मी को कॉल दे दी, आपने पुलिस को कॉल दे दी, बीएसएफ को दे दी, सीआरपी को दे दी कि इन्हें सरकार का कहना मत मानो।
और आंदोलन में कूद जाओ, इस पहलू को कौन बर्दाश्त करेगा? इसका जवाब है कोई? कौन देश के टुकड़े करना चाहेगा? इसका मतलब उनको भी आंदोलन में झोंक दे, पाकिस्तान अटैक कर दे, दूसरी ताकत अटैक कर दे, देश के टुकड़े हो जाएं। तो ये कब के देश प्रेमी हैं? वो जो व्यवस्था संविधान में है, इमरजेंसी किन हालात में लगी, उन्हीं में इमरजेंसी लगी थी। आम लोग नहीं पसंद करते, हम भी नहीं चाहते इमरजेंसी जैसे हालात हों, लोगों के स्वतंत्रता पर आघात पहुँचे। लेकिन जब देश के टुकड़े होने की बात है, देश के बंटवारे की बात आ जाए, देश को गुलाम होने की बात आ जाए, तब आप क्या करेंगे? वो तो संविधान में अम्बेडकर जी ने व्यवस्था सारी की है, हम उनको नमन करते हैं। हर बात की व्यवस्था संविधान में, उसके हिसाब से देश चलता है। तो लोग उसकी आलोचना करते हैं, लेकिन समालोचना करो ना। आपातकाल के बाद एक राजनीतिक भूचाल भी आया था। तमाम लोग आपातकाल की वजह से कांग्रेस पार्टी छोड़ करके अन्य दलों में शामिल हो गए थे। इससे कांग्रेस को, खासकर जब 1977 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस दिन काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा था। निश्चित रूप से लोगों ने इमरजेंसी को बहुत बड़ी बुराई, ऐसा प्रचार हुआ, सब मीडिया भी सब इमरजेंसी 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 से लोग खिलाफ हो गए। और बहुत लोग अपने क्या कहें, कोई देश की सेवा के लिए नहीं गए, कुछ अपने काले कारनामे बंद करने गए कि अब दूसरी सरकार आएगी, अब वो बनेंगे तो हम जेल ना चले जाएं, इसलिए भाग गए, दल बदल लिए। आज जैसे बीजेपी कर रही, उस समय भी कर रही थी। आज बीजेपी दल बदलने, कोई देश की स्वस्थ परंपरा, लोकतंत्र या संविधान की रक्षा नहीं कर रही। आज बीजेपी, तूने होटल क्यों बनाया, क्यों ना गिरवा दें इसको, ये नक्शा से गलत बनाया, बीजेपी ज्वाइन कर ले, दूध के धुल गए हम लोग। आज तूने ये काम किया, दूध के धुल गए। आज तेरा ये है ब्लैकमेल करने का काम किया, उस समय भी लोगों ने अपना हित समझा, लोग डराया धमकाया गया कि अभी भी छोड़ दो, जनता दल में चले जाओ, चल जाओ, नहीं तो बंद हो जाओगे। अब जनता दल आ रहा, ये आ रहा, वो आ रहा, वो आ रहा, ये सारे मुद्दे चले जो आज हालात है। और जनता को डराया गया, स्वेच्छा से कोई नहीं गया। और जो गया तो राज्य के हित में, देश के हित में, अपने कर्तव्य परायणता के लिए गए। क्या देखो ना लोगों का क्या करैक्टर था। गए, आप नेता बन गए, अफसर बन गए, ठीक है, अच्छी बात है, प्रजातंत्र का तरीका है, तौर तरीका, लेकिन मिला क्या उसमें? जनता दल आया, मिला क्या ये बताइए ना मुझे। कितने उद्योग लगे, किसानों को कितनी उपज का मूल्य मिला, किसानों के लिए कितने बड़े डैम प्रोजेक्ट, नहरें बनी, कितने आज हैंडपम्प ट्यूबवेल लगे, गरीबों का क्या हुआ, माइनॉरिटी के लोगों के हितों के लिए क्या हुआ, महिलाओं का आरक्षण का क्या हुआ, उनकी सुरक्षा का क्या हुआ, बता दो जो आज हालात है। आज हालात यह बता दें कि ये लाभ हुआ। केवल मोदी जी झूठ बोलने में मास्टर हैं, झूठ बोलने में। आज ध्यान बटाने दो क्या काम किया, कोई अच्छा काम है कि तुम इमरजेंसी में चर्चा करा रहे? अरे कराओ, एक बार नहीं लाख बार कराओ। हम कहेंगे इमरजेंसी में इनका जवाब दो, अनुशासन था, उत्पादन बढ़ा था देश का, डॉक्टर टाइम पर ड्यूटी में थे, पुलिस पैसा लेना बंद कर दिया था, नंबर 2 के लोग भाग के खड़े हो गए थे, किसान को उपज का मूल्य मिलना था, किसान को सिंचाई की व्यवस्थाएं सारी सुधार हुए थे। पक्षी दलों की अगर हम बात करें तो, या फिर अन्य दलों की हम बात करें तो, वो हमेशा से काला दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? जैसे काला दिवस क्यों कहते हैं? आखिर क्या इसे राजनीतिक कोई एजेंडे के रूप में देख लेते हैं? ये काला दिवस केवल राजनीतिक एजेंडा, मेरे से बहस कर लें। क्यों काला दिवस मनाते हैं? इमरजेंसी लगी, ठीक है, इमरजेंसी संविधान व्यवस्था किन हालात में इमरजेंसी लगी व्यवस्था है। देश पर जब कानून व्यवस्था हाथ से बाहर चली जाए, जब बॉर्डर पर असुरक्षित हो जाए, बाहर विदेशी अटैक कर दें, तब वो हुआ, तब वो इमरजेंसी लगती है। संविधान की परंपरा के अनुसार वो लगी थी। उस समय हालात ऐसे पैदा हो गए थे, तो उस इमरजेंसी लगी तो देश नियंत्रण में आया धीरे धीरे। आज जो ईमानदार मेहनत का श्लोक है वो कहते हैं इमरजेंसी बढ़िया थी, हमारे लाला डंडी मारना बंद कर दिया था, डॉक्टर टाइम पे आते थे, पुलिस पैसा नहीं लेती थी, सारा सिस्टम, परिवहन सेवाएं बढ़िया चल रही, रेलवे टाइम पर चल रही थी, वो सुविधाएं टाइम पर चल रही थी, तो क्या दिक्कत थी? आज उस अध्याय को आप रट रहे, आपने तो उससे बड़ा काला अध्याय आज है हिंदुस्तान में। आज जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आप क्या बचा है? सारे सार्वजनिक बेच दिए, अब बचा है तो क्या LIC बची और बैंक बचे हैं। ये नंबर है, मोदी इनको बेचेगा, नीलाम करेगा, देश को कंगाल करके जाएगा। ये मैं बता रहा हूँ। जब हमारे, मैंने तो देहरादून का उदाहरण, देश के उदाहरण दिया ना, BHL नंबर है, उसका सर्वे कर दिया उन्होंने, IT BHL, जस्ट सर्वे बंद हुआ, FRI बंद हुआ, रिसर्च इंस्टीट्यूट, IIP, या डिफेंस के कारखाने बंद हुए तो सारे बेच दिए। तो देश में आपने जो 9 रत्न थे उनको बेचने का नंबर लगा दिया, तो आप क्या जवाब देंगे? दिया क्या? हम विकल्प पूछ रहे कि उत्तराखंड में बताओ कितने डैम बीजेपी ने बनाए सिंचाई के लिए किसानों के, उनकी उपज का मूल्य क्यों नहीं किसानों को आज मिल रहा? कितने ट्यूबवेल लगाए बताएं, कितने रोजगार बेरोजगार को काम दिया, कितने मेडिकल कॉलेज, कितने इंस्टीट्यूट बनाए, जो बने तिवारी जी कांग्रेस टाइम के, ITI, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, अस्पताल, एक खोल के बता दें। तो किस मुंह से बात करेंगे ये?
ये केवल कहने की बातें हैं इनकी, बस चल रहा हवा में। धामी जी का हेलीकॉप्टर घूम रहा, लूट मार हो रही, सारे अटैच के भर भर का सारा कमीशन खोरी जा रही। जितने भ्रष्ट अफसर हैं वो सलाहकार बने। कभी आपने किसी मिनिस्टर को मीटिंग करते नहीं देखा, मुख्यमंत्री को डिस्कशन करते नहीं देखा। जो भ्रष्ट अधिकारी करे इतना दे। तो एक सवाल, एक बड़ा सवाल आज है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक हफ्ता पहले कहा कि देहरादून में गोल्डन फॉरेस्ट की सारी संपत्ति को, प्रॉपर्टी को नीलाम करो। आपको पता है गोल्डन फॉरेस्ट क्या है? मसूरी में है। राइट फ्रॉम प्रेम नगर से विकास नगर तक जितनी ज़मीनें दोनों तरफ हैं, पहाड़ पे, मैदान में, सैधारा में गोल्डन फॉरेस्ट है 90%। और सब बड़े बड़े मॉल हैं, बड़े बड़े लोग अस्पताल हैं, बड़े बड़े लोग इंस्टीट्यूट हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने मजबूरी में कहा है, गोल्डन फॉरेस्ट का जो चेयरमैन था पंजाब की, हरियाणा की जेल में मर गया, जमानत नहीं हुई थी क्योंकि बड़ा भारी फ्रॉड किया था उस कंपनी का। उत्तराखंड में किसानों की सस्ती ज़मीनें ले ली थी, किसानों की सस्ती ज़मीनें खरीदी थी, लालच पैसे का दे देकर। मैंने कहा ना, सहधारा रोड हो गया, सहसपुर हो गया, विकास नगर, कालसी, हरवटपुर, ये सारा गोल्डन फॉरेस्ट का है। आज सुप्रीम कोर्ट ने मजबूरी में कहा, भाई जब कार्रवाई सरकार नहीं कर रही तो सरकार क्यों नहीं उसको नीलाम कर रही। हम ये पूछना चाहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट कहा कि सारी गोल्डन फॉरेस्ट संपत्ति को नीलाम करो, बड़े बड़े मॉल मिल जाएं, बड़े बड़े होटल मिल जाएं, बड़े बड़े सारी चीज़ें मिल जाएंगे उस पर, राइट फ्रॉम प्रेम नगर आप देखो, तो क्यों नहीं नीलाम करके सरकार पैसा जमा कर रही। तो सरकारी संपत्ति, क्योंकि उसमें बड़े नेता हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े अधिकारी हैं, दिल्ली तक के मंत्रियों के पुत्र उसमें इन्वॉल्व है। मैं तो खुले आरोप लगा रहा हूँ। करे सरकार क्यों नहीं करता? मैंने मुख्यमंत्री को कहा भी एक हफ्ता पहले कि वो बस देखना क्या मामला है, क्या मामला क्या रहा है। अखबार में आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया, तुम उस पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं हो। हिम्मत चाहिए, अच्छे काम भी करो, स्कूल खोलो, अस्पताल खोलो, बेरोजगार को रोजगार दो, नौजवानों को, किसानों के खेत को पानी दो, उसकी उपज का मूल्य दो। कहीं तो दिखे हेलीकॉप्टर घूम रहा, बस बयानबाजी हो रही बस। ये हो रहा, बड़ा बेड़ा गर्क उत्तराखंड का हो गया, पूरे देश का हो गया। ठीक, धन्यवाद। तो ये थे उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिजी, जिन्होंने बताया कि आपातकाल के दौरान तमाम व्यवस्थाएं जो है सुनिश्चित हो गई थी। और खासकर अगर बात करें तो अधिकारी कर्मचारी टाइम पर जा रहे थे, रिश्वतखोरी बंद हो गई थी। हालांकि इतना जरूर था कि तमाम लोग जो आंदोलनकारी थे उनको जेल में डाला गया था, लेकिन वो देश की हित को देखते हुए आपातकाल लगाया गया था। कैमरा पर्सन के साथ रोशन टी भारत, देहरादून।